आज कितनी है? 7 तारीख। आप लोगों का जो टेस्ट है फिजिक्स में आप लोगों का फिजिक्स में जो टेस्ट है उसमें एरर, वेक्टर और 1D और 2D बस। और बायोलॉजी में कौन सी? फर्स्ट यूनिट। ठीक है। देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल मैंने पढ़ाया था बर्थ पावर एनर्जी। ठीक है, कल हम लोग बर्थ पावर एनर्जी की बात करे थे। हमने आपसे सिंपल सा फार्मूला कहा था कि सर जो वर्क पावर, जो वर्क डन का फार्मूला होता है वो होता है FD cos थीटा। हमने कहा था अगर थीटा की जो वैल्यू है वो लेस देन 90 है, यानी कि 90 से छोटी है। अगर 90 से छोटी होगी तो जो कार्य होगा वो कार्य कैसे होगा? पॉजिटिव होगा। हमने कहा था अगर थीटा की वैल्यू 90 के बराबर होगी तो वर्क डन 0 होगा। और हमने कहा अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होगी तो वर्क डन जो होता है वो हमारा नेगेटिव होता है। हमने जो बात करी थी वो करी थी वर्क डन बराबर 4 से FD इंटू कॉस। मैंने कल तुमसे कहा था ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कहाँ लगता है? नीचे। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की ओर लगता है और अर्थ के परपेंडिकुलर लगता है, अर्थ के परपेंडिकुलर। अब देखो मैंने तुमसे बोला कि अगर कोई भी चीज़ मैं नीचे से ऊपर ले जाऊं तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता था मेरा? पॉजिटिव, नेगेटिव या 0? नीचे से कहाँ ले जा रहा हूँ तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? ऊपर। एंगल क्या हो गया? 180 डिग्री। क्या हो गया? अरे फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? ऊपर। एंगल क्या हो गया? 180। और जैसे ही 180 हुआ तो वर्क डन क्या हो गया? नेगेटिव। सिंपल सा वर्क डन नेगेटिव हो गया। अब इसके बाद में मैंने तुमसे कहा कि मान लो अगर कोई भी चीज़, कोई भी बंदा कोई वजन उठा के और सीधे ऐसे अगले चल रहा है तब वर्क डन क्या होगा? 0, क्योंकि फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट है आगे। एंगल क्या हो गया? 90। ठीक है। और कोई बंदा अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, एंगल क्या हो गया? 0 डिग्री। और जैसे ही 0 हुआ cos 0 की वैल्यू 1, वहाँ पर वर्क डन मेरा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। वर्क डन मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। और भी इसमें चीज़ें हैं, जैसे एक चीज़ और ध्यान करना, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने बोला। तो मैंने कल तुमसे वो सीढ़ियों वाला एग्जाम्पल ही बोला था कि अगर सीढ़ियों से कोई बंदा जा रहा है तो वर्क डन उसे क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव वर्क डन होगा। और कितना होगा? उसकी हाइट पर वो चीज़ डिपेंड कर जाती थी उसकी हाइट पर। अच्छा, सही है। तो अब उसके आगे वर्क, एक चीज़ और ध्यान करना, नोट करके चाहे लिख लेना। सबसे अहम पार्ट ये है, वर्क डन
फोर्स के कारण पूछा जाए, वर्क डन जिसका फोर्स के कारण पूछा जाए, सिर्फ वही फोर्स लगाते हैं। ठीक है, वर्क डन जिस फोर्स के कारण पूछा जाए, सिर्फ और सिर्फ हम लोग वही फोर्स लगाएंगे, अदरवाइज फोर्स से हमें मतलब नहीं। ठीक है, हाँ अब देखो, फिर हम लोग अब बात करेंगे। हम लोगों ने पूरा फ्रैक्शन पढ़ा है, ठीक है, पूरा हम लोगों ने फ्रैक्शन पढ़ा है, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब देखो, खत्म करें। मुझे बताओ, ये मेरे पास एक प्लेन है, प्लेन में मेरे पास एक मास रखा हुआ है। कोई मास मेरे पास में हो गया, कोई भी मास मान लो, 3 किलोग्राम का मेरे पास मास है। यहाँ जो फ्रैक्शन है वो है 0.3। मैंने कहा ये वाला ब्लॉक डिस्प्लेस हो गया, कितनी डिस्टेंस, 2 मीटर डिस्टेंस। मैंने डिस्प्लेसमेंट कर दिया इसका 2 मीटर है। अब मैं तुमसे इसी क्वेश्चन में कहूँ वर्क डन बाई फ्रैक्शन फोर्स, वर्क डन बाई फ्रैक्शन फोर्स। ठीक है, और मैंने कहा मान लो मैंने इधर फोर्स लगा दिया था 12 न्यूटन, मैंने 12 न्यूटन फोर्स लगाया था, और कोई भी ब्लॉक जो मेरा था वो मेरा 2 मीटर डिस्प्लेस हो गया था। अगर कोई ब्लॉक 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया, अब मैंने तुमसे कहा है मुझे वर्क डन बताओ, वर्क डन बाई फ्रैक्शन फोर्स। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को, सबसे पहले तुम ये देखो तुमसे किसके कारण वर्क डन पूछा गया है, फ्रैक्शन फोर्स के कारण। तो बाकी जो ये फोर्स लग रहा है इससे तुम्हें मतलब नहीं, सिर्फ उस फोर्स से मतलब हमको रखना है जिसके कारण हमसे वर्क डन पूछा जाए। अब वर्क डन हमसे किसके कारण पूछा है, फ्रैक्शन फोर्स। तो सबसे पहले अगर मैं फ्रैक्शन फोर्स लगाऊं तो बोले फ्रैक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू एन। म्यू ऐसे ही एन क्या होता है, एम जी। म्यू है 0.3, ये है 3, इसका वैल्यू 10 माना, तो आंसर कितना आया, 9 न्यूटन। फ्रैक्शन फोर्स कितना लग रहा है, 9 न्यूटन। अब तुम देखो वर्क डन, सर वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। सर फोर्स, कौन सा फोर्स के कारण पूछा था, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, 9। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 2। एंगल कितना है, एंगल कितना है। तो देखो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगता है, पीछे। डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, आगे। एंगल दोनों के बीच में 180, और यहाँ पर क्या लिख दिया, कॉस 180 की वैल्यू -1। तो आंसर क्या आ गया, -18 जूल। बस अगर इसी क्वेश्चन में वो ऐसे कह देता, वर्क डन बाई एप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाई एप्लाइड फोर्स, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में वो ये कह देता कि मुझे वर्क डन बताओ जो मैंने फोर्स अप्लाई किया है, तो देखो इसमें वर्क डन किसके कारण पूछा है, जो फोर्स अप्लाई किया है। अब मैंने अप्लाई कौन से, कितना फोर्स किया है इसके ऊपर। अब मुझे फ्रिक्शन से मतलब नहीं है, अब मुझे सिर्फ उससे मतलब है जो मैंने फोर्स इसको दिया है। तो वही वर्क डन का फार्मूला, फोर्स कितना हो गया 12, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 2, एंगल कितना हो गया, अरे फोर्स भी तो इधर ही लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, तो क्या आ गया, cos 0 की वैल्यू 1,
आंसर क्या आ गया 22 जूल। आंसर कितना आ गया 24 जूल। ठीक है 12 टू 24 जूल। ये है वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स के कारण जो वर्क डन हुआ वो ये। अब देखो मैंने ये क्वेश्चन दिया, मैंने तुमसे पूछा मुझे वर्क डन बताओ जो फ्रिक्शन फोर्स के कारण इंक्लाइंड प्लेन पर। तो सबसे पहले किसके कारण का है फ्रिक्शन फोर्स। तो सबसे पहले तो इसमें तुम फ्रिक्शन फोर्स निकालो। सबसे पहले इसमें निकालो फ्रिक्शन फोर्स। न्यूटन आया। अब वर्क डन निकालो। कितना आया देखो सर, सबसे पहले तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। ये एंगल क्या है थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये क्या है मेरा हाइपोथेनस, ये दूरी क्या है हाइपोथेनस। अगर मैं ऐसा फार्मूला रखो जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोथेनस दोनों आ रहे हैं तो किसमें आता है साइन थीटा। साइन 37 बराबर परपेंडिकुलर और अपॉन साइन 37 की वैल्यू 3/5। तो L की वैल्यू क्या आ गई 25/3। लेंथ कितनी आ गई इसकी 25/3। अब सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स। सर अगर कोई भी चीज इंक्लाइंड प्लेन पर होती है तो नॉर्मल मैंने बोला था हमेशा क्या होगा तुम्हारा mg cos थीटा। mg एंगल कितना है 37, मास कितना है 10, g की वैल्यू 10। ये क्या होता है 5 दूनी 4 दूनी कितना लग रहा है नॉर्मल 80 न्यूटन। नॉर्मल 80 न्यूटन। तो अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स कहूँ जो क्या होता है मेरा म्यू है, म्यू है 0.280। कितना आया फ्रिक्शन फोर्स मेरा कितना आया 16 न्यूटन। कितना आया 16 न्यूटन। अब तुमसे अगर वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स कहा था तो सबसे पहले मेरा फ्रिक्शन फोर्स
उसके बाद में मेरा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट देखो इसमें कितनी लेंथ हुई है l, उसके बाद में एंगल। अब देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट कहाँ है नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है और ये चल कहाँ रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ है ऊपर, अरे डिस्प्लेसमेंट नीचे फ्रिक्शन फोर्स ऊपर, तो जाहिर सी बात है एंगल कितना होगा, इसकी वैल्यू आई मेरे पास 16 और ये वैल्यू आई 25/3 और ये हो जाता है -1। ठीक है 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 25 छक्का 150, 25 एकम 25 और 15 40/3 आंसर आ गया हैं। वो तो लगाना पड़ेगा cos 37 की वैल्यू, cos 37 की नहीं साइन की होती है 3/5। हाँ परपेंडिकुलर ये है तो cos sin परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखते हैं, तो परपेंडिकुलर को 4 और हाइपोटेन्यूज 4/5 साइन 37 कर लो, नहीं इसमें मत देखो आप, नहीं अलग से साइन का जो होता है 37 और 53 का, नहीं 53 की वैल्यू होती है वो तो कैसे होता है, एक मैं बता रहा हूँ। साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5 और cos 53 की वैल्यू होती है 3/5। ये वैल्यू ठीक है, खत्म करें, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में ज़्यादा, ये तो मिटा ही दे रहा हूँ। बस एक क्वेश्चन मुझे और बता दो, किसी चीज को मैंने डिस्प्लेस किया, सोचना किसी चीज को मैंने डिस्प्लेस किया, 5 किलोग्राम का कोई ब्लॉक है, ठीक है सही, 5 किलोग्राम का मेरे पास ब्लॉक है और मान लो वो डिस्प्लेस हो गया 1 मीटर, देखें कितना दिमाग लगाओगे, कभी छोटा सा टर्न कर रहा हूँ मैं इसमें, 1 मीटर मान लो उसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, फ्रिक्शन मैंने दे दिया आपसे 0.1, फ्रिक्शन बहुत कम है, 0.1 बहुत कम है, 0.1 ठीक, इधर मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, नहीं फोर्स इधर मत लगाओ तो करीब हो गया, थोड़ा सा टर्न करो, मैंने फोर्स लगाया इधर कितना 10 न्यूटन, और जो ये एंगल है ये फिर से मैंने कितना ले लिया 37, ठीक है। मैंने तुमसे कहा इसमें मुझे बताओ वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, ये बता, सिंपल सा खाली क्वेश्चन, 8 न्यूटन 8 जूल, इसे रफ कर दे रहा हूं, आठ आंसर आया, सबसे पहले मुझे इसमें फ्रिक्शन फोर्स बताओ कितना लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कितना निकल के आया 3 न्यूटन। सर अगर मुझे फ्रिक्शन फोर्स निकालना है इसके अंदर, फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू एन, म्यू एन, म्यू की वैल्यू पता है मुझे, एन नहीं पता है, एन क्या होगा। अब देखो बेटा ये मेरे पास में मान लो एक ब्लॉक है, नीचे की ओर क्या लग रहा है एम जी, ऊपर की ओर क्या लग रहा है नॉर्मल, ठीक है। अब अगर मैं इस फोर्स का कंपोनेंट में ब्रेक करूंगा तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट ऊपर, ये एंगल अगर 37 है तो इधर आके तो ये फोर्स क्या हो जाएगा 10 cos 37 और ऊपर क्या हो जाएगा
10 sin 37, ठीक है। तो अब देखो ऊपर की ओर कितने फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है n, एक लग रहा है sin 10 sin 37 की वैल्यू 3/5, ठीक है। नीचे क्या लग रहा है, सिर्फ mg m। तो अगर मैं इसे काटूं 3 2 जा 6, 6 जब 50 में से डिक्रीज हुआ तो कितना आंसर आया, 44 मीटर, ठीक है। नॉर्मल कितना लग रहा है अब, 44। नॉर्मल अब mg नहीं है, नॉर्मल अब mg नहीं है, तुम कहीं mg मतलब 50 कर दो, क्यों, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट इधर है, एक कंपोनेंट उधर है। तो नॉर्मल की तरफ देखो, ऊपर की ओर कितना फोर्स है, एक नॉर्मल है और एक 10 sin 37 है, नीचे की ओर सिर्फ क्या है, Fi। यहाँ से मैंने नॉर्मल निकाला। अब नॉर्मल निकालने के बाद अगर मैं इसमें रखूंगा फ्रिक्शन फोर्स, म्यू की वैल्यू ये है और म्यू की एन की वैल्यू ये है, म्यू की वैल्यू ये है, तो आंसर क्या आया, 4.4 न्यूटन। ये मेरे पास क्या निकल के आया, फ्रिक्शन फोर्स। अगर मैं वर्क डन की बात करूंगा सर, फ्रिक्शन फोर्स है मेरा 4.4 और डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हुआ है 8 और एंगल क्या हो गया 180। वैसे भी फ्रिक्शन फोर्स में वर्क डन हमेशा 180 होगा, वो थीटा का वैल्यू हमेशा क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, तो आंसर आ गया -4.4। पहले से ही कंपोनेंट निकाल के जैसे तो आपने प्रमाण दिया थीटा दी हुई है, हाँ 37, उसका tan का कंपोनेंट निकालने cos में और sin में और फिर अभी किया है आपने क्वेश्चन सॉल्व, हाँ अभी किया इस समय हैं, गलत हो गया, यहाँ पर जैसे ये फोर्स लग रहा है, यहाँ पर मान लो जैसे ये फोर्स लग रहा है ना, तो मुझे इससे मतलब नहीं है, मैंने नोट में लिखवाया है, जिसके कारण वर्क डन पूछेगा सिर्फ उससे मतलब रखो, बाकी दुनियादारी से तुमको मतलब बस छुट्टी, सही है। काम कर दूं, एक कभी छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कहीं छोटा सा, मेरे पास में एक पुली है, पुली से मैंने 2 मासेस को ऐड कर दिया, ठीक है, पुली से 2 मासेस को ऐड कर दिया। मैंने कहा है वर्क डन बाई स्ट्रिंग, स्ट्रिंग तो यही है, इस स्ट्रिंग द्वारा जो किया गया कार्य है कितने से, कौन से वाले पे, 3 वाले पे, कितने सेकंड में, 2 सेकंड, ठीक है। 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक पर 2 सेकंड में कितना कार्य किया गया। सबसे पहले तुम लोग एक बार, मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, जरा सोचो सर, स्ट्रिंग में फोर्स क्या होता है, टेंशन। स्ट्रिंग में फोर्स क्या होता है, स्ट्रिंग में टेंशन ही फोर्स है, तो इसमें जो फोर्स है वो क्या है तुम्हारा, टेंशन। 3 किलोग्राम ब्लॉक के लिए टेंशन कहाँ लग रही है, ऊपर की ओर, टेंशन कहाँ लग रही है, ऊपर की ओर, सही है। और ये वाला ब्लॉक जा कहाँ रहा है, नीचे जा रहा है। अब सर जी मुझे टेंशन निकालनी, सबसे पहले तो मैं टेंशन निकालूं,
तो टेंशन इसके लिए फार्मूला होता है m1 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 दाई 120 120 बटे 5 5 दूनी 10 5 चौक 20। ठीक है, रखते ना। अरे देखो दो ऐसे ही है, ये 2 और 1 3 है, तो 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 दाई 120 हो गया बटे 3 और 2 5 5 को अगर 120 से भाग दोगे 5 दूनी 5 चौक। ठीक है, तो टेंशन कितनी है 24 न्यूटन। टेंशन कितनी है 24 न्यूटन। अब ये देखो सर, ये वाला 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेस हुआ होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर मैं इक्वेशन देखूं सर, S बराबर ut प्लस हाफ at। अगर ये पहले रुका हुआ था तो अब मैं क्या करूं, एक्सेलरेशन निकालूं। पुली का एक्सेलरेशन, इसका क्या फार्मूला होता है, पीछे बताइए भाई, दोनों लो बताओ। एक्सेलरेशन का फार्मूला इसमें पुली का क्या होता है, ये पूरी लो बताइए। पूरी क्लास बताइए क्या है। ज्यादा में से ज्यादा कौन सा है, 3 में से 2 गया, कितना बचा 1 गुणा जी बटे दोनों का जोड़। आंसर क्या आ गया जी बाई का, जी बाई जी को रखा 10, 5 नीचे 5 से गुणा करें कितना आया। देखो भगवान, ज्यादा में से कम घटाओ, साथ में जी, नीचे दोनों को जोड़ दो, ऊपर क्या बचा जी, नीचे 5, जी की वैल्यू 10 बटे 5 कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन 2 कितने सेकंड में पूछा है, 2 सेकंड में। 2 से 2 कटा, आंसर कितना आया 4 मीटर। ठीक है, अब वर्क डन कहाँ है मुझे बताओ। टेंशन कहाँ है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है नीचे, एंगल कितना हो गया 180। सर टेंशन है 24 गुणा 4 गुणा माइनस 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना आंसर आ गया -94 जूल। सही है। फिर देखो, अगर तुमसे वर्क डन पूछा जाए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में वर्क डन किसके कारण पूछा गया था, स्ट्रिंग के कारण। अब स्ट्रिंग पर अगर 3 किलोग्राम का ब्लॉक देखोगे तो टेंशन कहाँ लग रही है ऊपर, और ये जाएगा कहाँ नीचे। तो सबसे पहले क्या निकाली टेंशन, क्योंकि वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। ठीक है, तो फोर्स लग रहा है ऊपर, जा रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट तो 180, एंगल 180 हो गया, मुझे पता चल गया। लेकिन फोर्स तो टेंशन निकालोगे तो टेंशन के लिए इसमें ये फार्मूला होता है, ये निकल के आए। फिर मैंने डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैंने ये इक्वेशन लगाई, लेकिन मुझे एक्सेलरेशन नहीं पता था, तो मैंने इस फार्मूला से एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन यहाँ रखा, तो मुझे क्या आया डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने क्या किया, टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू ये रखा, तो मेरे पास में आंसर आया 94 माइनस 94 अच्छा 4 हाँ 96 जूल 96। ठीक है, अब ये मत समझना कि सर जी ये क्वेश्चन लेंदी है, ऐसा नहीं आएगा। ये क्वेश्चन लेंदी नहीं है, कतई लेंदी नहीं है। और इसी क्वेश्चन को अगर तुम वैसे करोगे तो पूरे एक पन्ना में तुम कतई एक एक चीज स्टेप बना के कतई लिखोगे, जैसे तुम अपने पेपर में लिखते रहते हैं। अब जाएगा ये ठीक है, कतई स्टेप सजा सजा के लिखोगे तो नहीं। और एक बात और समझो बच्चों, मैं कैलकुलेशन इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन तुम्हें आनी चाहिए। और जैसे मैं तुम्हें कह रहा हूँ ऐसे गुणा करो, ऐसे गुणा करो, ऐसे गुणा करो, इतनी तेज कैलकुलेशन आनी चाहिए, सिंपल से। ठीक है, क्योंकि अगर तुम कैलकुलेशन ही करते रहोगे तो कैलकुलेशन ही करते रहोगे, फिर तुम देखो तो कैलकुलेशन ही करते रहोगे। सही है बात ये, क्योंकि तुम लोगों में से जितने यहाँ पर बैठे हैं कोई प्राइवेट एमबीबीएस वाला तो है नहीं, और तो सब गवर्नमेंट ही वाले।
समझे? और अगर गवर्नमेंट वाले तो नंबर तो लाना पड़ेंगे, या तो फादर से कहो 1 करोड़ रुपए तैयार रखें, उसके लिए भी ट्राई करें। चल यार पंखा बंद करेगा। चलो देखो बच्चों, अभी तो मैं इस प्रकार से तुमसे कह रहा था। अब मैंने कहा बेसिकली फोर्स तुम्हें 2 प्रकार से डिफाइन करना है। एक फोर्स होगा तुम्हारा कांस्टेंट और एक फोर्स होगा तुम्हारा वेरिएबल फोर्स। अब वेरिएबल और कांस्टेंट फोर्स क्या है? कांस्टेंट फोर्स का मतलब ये है कि जैसे मान लो तुम किसी भी चीज़ पर धक्का लगा रहे हो, तो तुम जितने बल से लगा रहे हो उतने ही से लगाते रहो, तुम्हें ना बढ़ाना है और ना ही घटाना है। उसे बोलेंगे हम लोग कांस्टेंट फोर्स। अब वेरिएबल फोर्स कौन सा होता है? कभी भी तुम लोग स्प्रिंग को खींचने की कोशिश करना, ठीक है? एक स्प्रिंग तुला भी तो आती है, वेइंग मशीन होती है स्प्रिंग वाली। तुम स्प्रिंग को मैं कहूँ इतना सा खींचियो तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा, इतना खींचोगे ज़्यादा। पहले तुम 1 सेंटीमीटर खींचियो, फोर्स कम, फिर 1 सेंटीमीटर और खींचियो तो फोर्स ज़्यादा। तो वहाँ पर फोर्स क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है। वहाँ पर फोर्स क्या कर रहा है? वेरी। तो उसे हम लोग बोलते हैं, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल फोर्स। वहाँ पर फोर्स हो रहा है वेरी, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि फोर्स हमारा कैसा है? वेरिएबल फोर्स है, यानी कि फोर्स हमारा चेंज हो। अब देखो, जैसे मैंने तुमसे इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत सारे रहने वाले हैं, डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, ठीक है? डायरेक्ट इधर देखो सर, अगर मुझे क्वेश्चन में फोर्स दे रखा है, अगर मुझे क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में मुझसे फोर्स दे रखा है और फोर्स मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब है बदल नहीं रहा है। अगर फोर्स मेरा नहीं बदल रहा है तो जो वर्क डन का फार्मूला है, सीधे लगाना फोर्स इनटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, छुट्टी, फोर्स इनटू चेंज इन। अब देखो, अगर फोर्स तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में है, अब वेक्टर फॉर्म कैसे होता है? वेक्टर फॉर्म वो होता है जहां पर भी आई, जे और के के रूप में फोर्स हो। जैसे मान लो मैंने तुम्हें फोर्स दे दिया 10 न्यूटन, क्या इसमें कहीं डायरेक्शन दिख रही है? डायरेक्शन नहीं, लेकिन ये फोर्स कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो तुम्हारा x है, ना तुम्हारा y है, ना z है, ना t है। x, y, z, t कुछ नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट फोर्स। लेकिन क्या इसमें i, j, k हैं? नहीं, तो ये वेक्टर क्वांटिटी में नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी में अगर कोई फोर्स तुम्हें ऐसे दे रखा हो, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन, इस प्रकार से दे रखा हो,
तो वहां पर वर्क डन का फार्मूला जो मैंने कभी अभी बताया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस, ये लगा हुआ, उसमें एंगल आएगा। और जहां पर फोर्स ऐसे दिया हो 2i + 3j - 5k, ये i j k के रूप में दिया है, ये कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो वहां पर जो वर्क डन का फार्मूला है वो सिर्फ ये लगेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर से सोचो सर, जहां पर वैल्यू 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन ऐसे दी हुई है और फोर्स क्या है? कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट है। देखो वेरिएबल फोर्स, जैसे मैंने तुमसे कहा कहीं पर ये लिखा हुआ है 2x, मुझे बताओ क्या ये कांस्टेंट फोर्स है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं x बराबर 0 करूंगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? 0। x बराबर 2 लिखूंगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? 4। तो फोर्स क्या हो गया? चेंज हो रहा है। तो ये वेरिएबल फोर्स है। ये कैसा फोर्स है? वेरिएबल। लेकिन अगर कभी मैंने ऐसे लिख दिया 20 न्यूटन, अब ना तो इसमें x है, ना तो इसमें y है, ना ही इसमें z है, तो x y z कहीं पर भी हुए हम लोग, हमारा फोर्स हमेशा कितना रहेगा? 20 न्यूटन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट फोर्स। अब सर जी देखना, अब बताना मुझे सर, कहीं पर मैंने ये लिख दिया 2xi 2y j, मुझे बताओ ये कांस्टेंट फोर्स है कि नहीं है? ये कांस्टेंट फोर्स है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ गया? x और y आ गया। ठीक है, तो ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है। अब ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, क्या ये वेक्टर में है? वेक्टर क्वांटिटीज में है? क्योंकि i और क्या दिया है? j दिया है। अब तुम देखना सर, अगर कहीं पर अभी मैंने बोला था 3i - 5k लिखा है, ये कांस्टेंट फोर्स है कि नहीं है? बताओ ये कांस्टेंट फोर्स है कि नहीं है? है। क्या इसमें x y z कहीं t दिख रहा है? क्या ये वेक्टर फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म भी है। ठीक है, तो हाँ, तो देखो अगर मेरे पास में कोई कांस्टेंट फोर्स हो, ये देखो कहो अभी लोगों नहीं, 2 मिनट में, बस 5 मिनट रुक जाओ, नहीं देखो तो 5 मिनट बाद फिर लोगों खाली हो तो ठीक है। हाँ बैठ देख लो सर जी, फोर्स क्या है ये, ठीक है। तुम लोग तो और ध्यान से पढ़े करो। तुम्हें पता है मैं तुम लोगों की क्लास में ज़्यादा बातें इसीलिए नहीं करता हूँ क्योंकि क्लासें कम हैं, तुम समझ नहीं रहे हो इस बात को। नीट का कोर्स कितने महीने में होता है? पता है कितने महीने में होता है? कम से कम 10 महीनों में, जब डेली 1.5 घंटे की क्लास लगती है। तो दिमाग को जोड़ डालो, 10 महीना में कोर्स होते हैं जब डेली 1.5 घंटा क्लास लगती है। मेरी क्लास कितने दिन है? आधे दिन है, आधे दिन है ना है। और कब स्टार्ट हुई है? 2 महीना बाद। तो इसलिए इसी मैं चाहूँ तो मैं तुमसे आधे घंटे पहले बातें करूँ, सही है? तुम लोगों को मनोरंजन हुए तभी तुम्हारे लिए पढ़ाऊँ, तो इसमें घाटा किसका है? हाँ भी लोगों का। मुझे क्या, मेरा तो हर सेकंड रुपया मिल रहा है मेरे को, हर सेकंड का। अभी मैं तुमसे जो बातें करी इसमें मेरे 8-10 रुपये हो गए, इतनी सी बात है भाई। तो वही चीज़ है, तो पढ़ लो ध्यान से, नहीं? हाँ, नॉलेज ले लो थोड़ी और क्या है। इधर देखो सर जी, इधर देखो, ऐसा है मेरे को फोर्स ये दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट उसने कहा है पहले मैं यहाँ था और यहाँ से मैं यहाँ पहुँच गया। पहले मैं यहाँ था, यहाँ से क्या पहुँच गया? यहाँ। अगर मैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा, सोचना अब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? S2 माइनस, लेकिन घटाइयो बे ही जो डायरेक्शन में सेम हो। जैसे यहाँ पर डायरेक्शन क्या है बेटा? I, और यहाँ पर क्या है? I। तो इसमें से ये घटा, तो इसमें से ये घटाया तो x2 माइनस और साथ में ऐसे ही इसमें से ये घटाओ
तो क्या आएगा y2 माइनस y1 साथ में z2 माइनस z1 साथ में, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। सही है। अब फोर्स क्या है तुम्हारा कांस्टेंट। अब मैं अगर वर्क डन निकालूं तो तुम बोले फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या इसमें एफ एस एंगल आएगा? क्यों नहीं आएगा एंगल? क्योंकि ये कौन से फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है, इसलिए एंगल आने का सवाल पैदा। अब क्या करें सर जी, देखो फोर्स ये है और आई ये है, आई ये है। अब बेटा देखो डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन होता है, के डॉट के वन होता है, आई डॉट जे जीरो होता है। सेम सेम होंगे तो क्या होगा वन, और डिफरेंट होंगे तो क्या हो गया जीरो। तो सोचा अगर मैं आई का इसके साथ में गुणा करूंगा तब क्या आएगा, एफ एक्स साथ में x2 माइनस, और आई क्या हो गया वन हो गया। अब मैं इसके अब तुम देखो अगर तुम इसका इसके साथ करोगे तो आई और जे क्या हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा। तो वो मैं संख्या लिखता ही नहीं हूं, तो तुम्हें सिर्फ इतना बताया जाता है कि आई का आई के साथ वाला करना, जे का जे के साथ वाला करना, के का, लेकिन इसका इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, इसलिए वो बताया नहीं जाता। ठीक है। ऐसे यहाँ देखो दूसरा क्या हो जाएगा एफ बाई टू माइनस, ऐसे ही हो जाएगा एफ जेड टू माइनस, वर्क डन आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन आएगा तो कैसे करोगे जरा देखना पहले। क्वेश्चन आएगा तो कैसे करोगे, फोर्स दे रखा होगा, डिस्प्लेसमेंट दे रखा होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फाइनल माइनस, तो सर x2 में से x1 घटाओगे, जो मिलेगा उसका इसके साथ गुणा कर दिया, ये आ गया। बाई 2 में से बाई 1 घटाया, जो मिला उसके साथ गुणा कर दिया, ये आ गया। इसमें से ये घटाया, जो मिला उसके साथ गुणा कर दिया, ये क्या आ गया। ठीक है। अब देखो ये सब लिखा हुआ है, ये पूरा है लिखा हुआ। अब ये लिखा हुआ है, अब देखो अब सोचा इसमें मैंने तुमसे क्या पूछा है वर्क डन, क्या पूछा वर्क डन। अब पूरी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखो, पहले मैं यहां था, बाद में मैं हमेशा ज्यादा में से क्या डिस्प्लेसमेंट देखना है तो फाइनल माइनस 2 में से माइनस 1 घटाओ, कितना आएगा प्लस का 3। अरे 2 में से माइनस 1 घटाओ कितना आएगा 3। आई के अगले क्या है 1, आई के अगले क्या है 3 एकम, सही है। माइनस 3 में से 2 घटाओ, माइनस के 5, माइनस के 5 का 3 से गुणा करो, माइनस का 15, माइनस का। अब देखो 1 में से 1 घटाओ, 0, 0 की 0 से गुणा करोगे, आंसर क्या आ गया -12। सही है, आंसर आ गया -12। ठीक है। अब तुम्हारे खोपड़िया में ना बचे तो देखो ऐसे करते हैं हम लोग। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, S2 माइनस S1, ये कितना है मेरा 2, ये कितना है मेरा, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 2i माइनस 3j प्लस 1k, इसको लिखूंगा -i प्लस 2j प्लस का 1k। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा 2i माइनस 3j प्लस 1k, में से क्या घटाऊंगा ये -i 2j प्लस का k। अब देखो बेटा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। सर इसमें से ये घटाऊंगा क्या आएगा i, यहाँ पे ये करूंगा 5j, यहाँ करूंगा 0k। ठीक है, ये मेरा क्या आया सर डिस्प्लेसमेंट। अब मैं क्या लिखूंगा वर्क डन। वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मेरा क्या दिया है i प्लस 3j प्लस 4k, डिस्प्लेसमेंट सर मेरा आया i माइनस 5j प्लस 0। अब मैं क्या करूंगा i के अगले 1, i के अगले 1 एकम, अच्छा सॉरी ये 3i आएगा, क्या आएगा बेटा 3i, 3 एकम, तो यहाँ लिखूंगा 3, -5 की इससे करूंगा -15, ये हो गया 0 0 0 0। अब आंसर कितना आया -12। ठीक है, तो तुम्हारे पास 2 तरीका है, या तो तुम खाली ऐसे कर दो या तुम ऐसे कर दो। ठीक है, अब टाइम का मैनेजमेंट देखो, अगर कैलकुलेशन सही है
तो ऐसे जाओगे ही, अदरवाइज ऐसे भटकना लाजमी है। ठीक है, जो मत लिखी हो पहले को खाली छुट्टी हो आंसर बल्कि मत करो, हटाओ खुद करिए। हाँ इसमें बताना ही क्या है। इधर देखो, अब यहाँ देखो बेटा इसमें क्या कहा गया, इसमें उसने ये कहा इस क्वेश्चन में कि एक बॉडी है उस पर 2 फोर्स लग रहे हैं, एक बॉडी है उस पर 2 फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है ये, एक फोर्स लग रहा है ये, अरे हट जा, ये एक फोर्स, क्या बात है गायब हो जाए। हाँ देखो पैरासीटामोल हानिकारक होती है, भारत देश में बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो बैन हैं, बहुत सारी दवाइयाँ बैन। इधर देखो बेटा, ये F1 और ये अगर किसी बॉडी पर 2 फोर्स लग रहे हैं F1 और, तो कुल फोर्स कितना लग रहा है, दोनों को जोड़ दो, दोनों को एक बात बताओ, छोटी सी बात पूछ रहा हूं तुमसे, एक ब्लॉक है 10 न्यूटन, कुल बल इस पर कितना लग रहा है, कुल बल कितना लग रहा है, कितना लग रहा है कुल बल, बोलो 5 न्यूटन कितना लग रहा है। अब तो तुमने नहीं जोड़ा, अरे अब तुमने नहीं जोड़ा, तो इसमें क्या मुझे दिख रहा है कि अपोजिट है कि सेम है। ध्यान रखो बेटा, अगर कभी भी वैल्यू मैग्नीट्यूड में हो, क्या ये डायरेक्शन दिखा रहा है, नहीं, क्या ये डायरेक्शन दिखा रहा है, नहीं, डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है ना, तो वो ये बता रहा है एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, तो हमें पता है ये कैसे लग रहे हैं, अपोजिट। ठीक है, तो हमने इसीलिए हमने घटाए, लेकिन I और J के रूप में हो तो कभी घटते नहीं है, हमेशा जुड़ेंगे, तो 4 हो चाहे 5 हो, कितने हो, किसके फॉर्म में हो, अगर वो वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है, अगर वो वेक्टर के फॉर्म में होंगे तो। अब देखो कुल फोर्स कितना हो गया, कुल फोर्स जोड़ो, 2 में से ये जोड़ोगे फिर ये, इसमें से ये जोड़ोगे J, इसमें से जोड़ोगे, सही है, अरे दोनों जोड़ लिया मैंने, दोनों जोड़ लिए, ठीक है। अब अगर मैंने दोनों जोड़ के मेरा नेट फोर्स ये आया, अब तुम देखो डिस्प्लेसमेंट, बेटा पहले ये था बाद में, अब सही है, अब देखो 1 में से 0 गया, 1 बचा, 1 का 3 से गुणा हुआ 3 प्लस 1 में से 0 गया, 1 बचा, 1 का 1 से गुणा हुआ 1, 2 में से 1 गया, 1 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 एकम, आंसर क्या आ गया 4। अच्छा नहीं तो 5 सही है, हो गया आंसर। ठीक है, ये अगर कांस्टेंट फोर्स है तो सीरो। सर अगर मान लो यहाँ पर बच्चों, अगर यहाँ पर ये फोर्स ना हो के सिर्फ एक ही फोर्स होता तब भी दिक्कत नहीं सर, जहाँ में से जो घटाओ जाके संग गुणा, जहाँ में से ये घटाया इसके संग गुणा, इसमें से ये घटाया इसके संग। अगर एक होता तो, 2 हैं तो दोनों को जोड़ लो, 3 होते तो तीनों को जोड़ लो। ठीक है, तो बस आगे बढ़े। अगले बढ़ते हैं। देखो बेटा, अभी तक तो मेरा कौन से फोर्स की बात कर रहा था मैं, कांस्टेंट फोर्स। अब आ गए वेरिएबल फोर्स। ठीक है, अब वेरिएबल फोर्स क्या है, वही मैंने तुमसे कहा कि मैंने तुम्हें एक स्प्रिंग दिया, और स्प्रिंग मैंने तुम्हें दिया कोई इतना बड़ा स्प्रिंग दिया। ठीक है, स्प्रिंग होते हैं, मैंने तुमसे कहा इसे 1 सेंटीमीटर खींचो, तुमने पकड़ा और खींच दिया। मैंने कहा अब एक और खींचो, अगले
जैसे मैंने कहा एक खींचो, खींच दिया, मैंने कहा एक और खींचो इतना, तो पहले से अब बल क्या लगाना पड़ेगा, पहले से बल क्या होगा, तो अब देखो फोर्स क्या हो गया, चेंज हो गई। जितना जितना तुम खींचते जाओगे उतना ज्यादा ज्यादा बल लगाना तुमको पड़ेगा। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, बैरियर फोर्स। है 300 नंबर लाने तक नीट में कोई मेहनत नहीं है, 300 नंबर तक लाने में नीट में मेहनत नहीं है, 300 से 350 लाने में मेहनत है, और उससे भी ज्यादा मेहनत है 350 से 400 जाने में, और 400 से 450 उससे भी ज्यादा, और 450 से 500 जाने में उससे भी ज्यादा। ये सारे कैसे हैं, वेरिएबल फोर्सेस। क्या है, वेरिएबल फोर्स है। अब तुमको नीट 50 नंबर लाने हैं तो कतई ऐसे ही चले जाइए, अपने छोटे भैया बैठा रही हो, कहिए खाली गुल्ला बनने हैं, गुल्ला बन देगा नहीं तो 50+ नंबर आ जाएंगे गारंटी से। ठीक है, ले 180 के 180 गुल्ला भर जाएगा वो, ठीक है, 50+ आ जाएंगे। तो कोई मेहनत है, कोई मेहनत नहीं। अब मैं कहूँ तुम्हारे 500 नंबर आए, 550 ले लो, तो क्या करना पड़ेगा, क्या है, वेरिएबल फोर्स। सब क्या है, वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो वहाँ फोर्स वेरिएबल होता है। अब देखो बेटा, अगर फोर्स वेरिएबल होता है तो उस कंडीशन में हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन कैसे सर, वर्क डन का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पहले मेरी पोजीशन थी मान लो R1, बाद में क्या हो गई R2, तो R1 से R2 तक ये हमारी क्या हो जाती है, लिमिट हो जाती है। अब मान लो सर मुझे फोर्स दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, Fx(i), F/j, Fz। सर मैं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, dx dy dz के, सही है। डिस्प्लेसमेंट बेटा ये r डिस्प्लेसमेंट है, इसे कैसे लिख सकता हूं, dxi dyj dz। ध्यान आ रहा है, ऐसे मैं लिख सकता हूं। अगर मैं इसको यहां पर लिखूं, इंटीग्रेशन R1, R2, R1 भी तुम्हारी क्या हो सकती है बेटा, तो सबसे पहले इसे लिखो Fx(i), F/j, Fz। इसको लिखा dxi dyj dz। अब देखो R1 से R2, R1 को लिख सकते हैं भाई x1i प्लस, ठीक है, मैं भी R1 या R2 लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर मैं इसका देखो, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, लिखना नहीं है, सब लिखा हुआ है, i का i के साथ, तो fx dx, fy dy, fz dz, और इंटीग्रेशन हर एक का अलग अलग कर दो। ये हो जाएगा x1 से x2, ये हो जाएगा y1 से y2, ये हो जाएगा z1 से z। ठीक है, ये क्या होता है, ये मेरा वेरिएबल फोर्स के कारण है, इसके कारण है वेरिएबल फोर्स। बता लिया, हाँ इसमें बताने कुछ था ही नहीं ऐसा। ठीक है,
एक देखो एक तुम्हारे से बदले ना बच्चों 3 डायरेक्शन होती है एक्स वाई और ठीक है। अब सोचना मैं अगर इसको एक्स माना, ये नीचे लकीर दिख रही है, इसको क्या माना तो ये क्या होगी, तो ये क्या होगी दिल लकीर है। देखो एक तो ये जा रही है नीचे किनारा, ये क्या हो गई एक्स, ये क्या हो गई वाई, ये क्या हो गई समझ में आ रहा है। अब तुम देखो सर जी जो तुमने क्या कर लो, इधर देखो मान लो ये है मेरा आर वेक्टर, ये क्या है समझ में आ रहा है आर वेक्टर है। अब तुम इस आर वेक्टर से यहाँ आर वेक्टर से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं इस पर, किस पर डाल रहा हूं, कौन सी एक्सिस है ये वाई पर, परपेंडिकुलर डाला तो इसने बाई अक्ष को जितनी दूरी पर काटा, जितनी दूरी पर काटा उसी को हमने लिख दिया dy। क्या कर दिया, अब मैंने यहां से परपेंडिकुलर किस पर डाला x पर, इसने x को जितनी दूरी पर काटा वो क्या लिख दिया dx। अब मैंने यहां से किस पर डाला इस वाली पर, यही तो z है, इस पर परपेंडिकुलर डाला, जितने पर काटा उसको क्या लिख दिया dz। बात समझ आ रही है। तो अगर मैं कहूं ये मेरे पास में r वेक्टर है तो ये r वेक्टर x डायरेक्शन में कितना है dx, y में कितना है dy, z में कितना है समझ में आ रहा है। तो इसीलिए बेटा dr बराबर लिखा जाता है dxi प्लस dyj प्लस dz। सही है। आप जरा बताइए सर मेरे पास में एक फोर्स है, ठीक है, और फोर्स कितना है 2i प्लस 3j प्लस 4k, 2i प्लस 3j प्लस समझ में आ रहा है। अब देखना वही डायरेक्शन तो 3 है x y, और अगर मैंने इसको इस यहां से परपेंडिकुलर डाला y पर तो कितने पर काट रहा है y को, ये मैंने वेक्टर क्या फोर्स क्या बोला 2x प्लस 3y प्लस 4k, 3x प्लस 4y प्लस 4j 3i प्लस 4j 2i प्लस 3j प्लस 4, 2i प्लस 3j प्लस 4। अगर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला ये क्या है अब फोर्स, अगर ये फोर्स है तो उसने y को कौन से पर काटेगा 3 पे, कितने पर काटेगा, और x को कितने पर काटेगा, और z को समझ में आ रहा है। तो अगर अब कभी भी आए कहीं पर लिखा हो i j और k तो इसका मतलब तुम क्या समझोगे कि वो x पर इतने पर काट रहा है, y पर इतने पर काट रहा है, और z पर इतने पर काट रहा है। ये बात समझ में आ रही है। तो x y z तीनों पर काट रहा है। अब जरा समझो कहीं पर सिर्फ ये लिखा हुआ है बच्चों, देखो कहीं पर सिर्फ ये लिखा हुआ है 2i प्लस 3j, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देखो अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है i प्लस 2j प्लस 5k, इसका मतलब है जो भी वेक्टर है, जो भी चीज है, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा f बराबर, या यहाँ पर भी लिखा हुआ है f बराबर, ठीक है। अब देखो f1 में सिर्फ क्या है i और j है। अब सोचना बेटा ये क्या था, ये वाली लाइन x, ये वाली लाइन, तो इससे जो मिलकर जो प्लेन बना है, जो ये दीवार है, ये कौन सा प्लेन है xy, कौन सा है xy। अब बताओ जिस पर तुम बैठे हो ये फर्श कौन सा प्लेन है, ये क्या है x, ये क्या है z। तो x और z से मिलकर जो प्लेन बना है जिस पर तुम बैठे हो ये कौन सा है xz है। अगर ये xz है तो ये दीवार कौन सा प्लेन है, ऊपर क्या है y, ऊपर क्या है, इधर क्या है, तो कौन सा प्लेन है। अब देखो अगर कहीं पर भी मुझे फोर्स दिया हुआ है, फोर्स किस में है सिर्फ x में और y में, इसका मतलब x बेटा क्या है ये और y क्या है ये। इसका मतलब ये है कि जो भी मेरे पास वेक्टर है वो ओरिजिन से कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, जो कौन से प्लेन में है सिर्फ
एक्स वाई प्लेन, सिर्फ कौन से प्लेन में है, एक्स पर। अगर मैं यहाँ से काटता हूँ तो एक्स को ये कितने पर काट रहा है, 2 पर, और वाई को कितने पर काट रहा है, 3 पर। लेकिन जो नीचे वाला है वो कौन से प्लेन में है, एक्स वाई और जेड। अब एक्स वाई जेड ये प्लेन आ गया, ये जो रीजन है सोचो, ये एक्स वाई नीचे 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 एक्स जेड और ये वाई जेड, सही है। तो ये वाला प्लेन कौन सा है जिसमें हम जो बैठे हैं पंखा चला रहे हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से मेरा ये चीज होती है। तो देखो अब वैसे इतना ही बहुत है, अब देखो हम लोग छोड़े इसको। अब ये क्वेश्चन है, इसमें तुमसे कहा गया है तुम्हें वर्क डन बताना है, हमको बताना है वर्क डन। अब देखो सीधा सर मैं वर्क डन का फार्मूला अभी तो तुम बताए, एफ डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी वाई, एफ डॉट, यही तो बताया। इसमें जो मेरा फोर्स दे रखा है उसमें सिर्फ एक्स है, क्या वाई है, क्या जेड है, तो इनसे मुझे मतलब नहीं, इनसे मतलब नहीं है। अब देखो ये कहां से कहां जा रहा है, 2 से, अरे 2 से 0 से 5, तो 0 से 5। अब देखो फोर्स की वैल्यू 7 - 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू कहां से, 0 से लेके इसका इंटीग्रेशन करो, 7x माइनस 3, 0 से लेके 3 से 3, 2 से 7 पंजे 35, 5 25, 5 25 पंजे 125। जब 0 रखोगे सब कुछ क्या हो गया, 0। आंसर क्या आ गया, 135। ठीक है सर, ये मास क्यों दिया है, बेमतलब में दिया है, कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगर यहाँ से समझ में नहीं आया तो बेटा ये इंटीग्रेशन है, ये क्या है, इंटीग्रेशन, ठीक। स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था इंटीग्रेशन, नहीं समझ में आया पढ़ी हुई। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं हैं हर चैप्टर। मैंने तुमसे कहा था जब मैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा था तो मैं तुमसे कहा था हर चैप्टर करना ही होगा, समझे। और नया आता तो हर चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चन आए होंगे जब जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आएगा। आप कलर समाकलन बोलते हैं नहीं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसे रफ करूं, अब देखो बेटा, ये मैं 2 बार बता चुका हूँ, आज तीसरी बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो आज पहली बार कौन आओ क्लास मेरी, कतई पहले दिन ले रहा हूँ, आज से पहले कौन सा करवा देखी मेरी, मारो वहाँ जाएगा। देखो बाबू सर जी, वेलोसिटी बराबर, सही है, अच्छा, एक्सेलरेशन बराबर, सही सर, फोर्स बराबर dp ओवर चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, सेकंड लॉ कहता है न्यूटन का। ये सब हो गए। अब तिरछी गुणा कर लो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सही है। अब देखना बेटा, इसी टाइप से देखना, ठीक, इसी प्रकार देखना, तिरछी गुणा करो तो ds बराबर b dt, यहाँ देखो dv बराबर
ए डी टी। यहाँ देखो dp बराबर f, सही है, सही है। अब इसी प्रकार से एक चीज और है, dw बराबर या फिर f बराबर dw अपॉन, तो पावर हो जाते हैं, वर्क पर यूनिट टाइम, सॉरी देखो dw बराबर f डॉट डी, अरे यही तो है वर्क का फार्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स बराबर dw ओवर डी, ठीक है। अब देखो ये सब चीजें मैंने क्यों लिखवाई, मैंने तुमसे कहा था अगर तुम्हें ग्राफ दिया है और ग्राफ तुम्हें वेलोसिटी और टाइम का है तो उसका एरिया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा, एरिया का दिखाएगा चेंज इन। अगर तुम्हें ग्राफ एक्सेलरेशन और टाइम का दिया है तो उसका जो एरिया होगा वो चेंज इन वेलोसिटी दिखाएगा। अगर तुम्हें ग्राफ फोर्स और टाइम का दिया है तो उसका जो एरिया होगा वो चेंज इन मोमेंटम दिखाएगा। इसी प्रकार से समझो, अगर तुम्हें ग्राफ फोर्स और किसका है, डिस्प्लेसमेंट का, तो उसका जो एरिया होगा वो क्या दिखाएगा, सही है। यहाँ पर जो मैंने ग्राफ दे लिया वो फोर्स का ले लिया और किसका ले लिया, डिस्प्लेसमेंट का। और कोई चीज अगर ऐसे गई तो इसके नीचे जो ये एरिया है वो एरिया क्या दिखाएगा बेटा, एरिया क्या दिखाएगा, वर्क, ठीक है। उसका जो एरिया होगा वो दिखाएगा वर्क, ठीक है। बता दे पीछे तुम दोनों बेंच हैं, इम्पल्स का फार्मूला क्या होता है? इम्पल्स के दो फार्मूला, इम्पल्स से कितने फार्मूला, दो फार्मूला। सर इम्पल्स का फार्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू या चेंज इन, सही है। अब बताओ फोर्स और टाइम का ग्राफ क्या दिखाएगा, इम्पल्स क्या दिखाएगा, एरिया, सही है, एरिया क्या दिखाएगा। अब बताओ अगर मुझे ग्राफ दिया है एक्सेलरेशन और टाइम का, उसका एरिया क्या दिखाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन। अगर मुझे वेलोसिटी और टाइम का एरिया ग्राफ दिया है तो उसका एरिया क्या दिखाएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और टाइम का एरिया दिया है तो क्या दिखाएगा, चेंज इन, और चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, इम्पल्स। या तो वो ये कह दे चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, या वो ये कह दे चेंज इन वो इम्पल्स क्या होगा, एक ही बात, चेंज इन मोमेंटम ही क्या है, इम्पल्स। इसी प्रकार से देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया क्या दिखाएगा, ठीक है। और ये छोटी छोटी बातें जब हम लोग 9th में होते हैं तब से हम लोग ये चीज़ को पढ़ते जाते हैं, ठीक है। और 11th में तो हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं, ठीक। खत्म करें इसको, खत्म करें, ये तो सब पता है तुम लोगों को। करो क्वेश्चन, क्वेश्चन करो। तो टाइपोग्राफी लाओ है तो खा गए। अरे मैंने क्या पूछा है तुमसे, वर्क डन, वर्क डन पूछा, ये क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। जाको एरिया तो वर्क डन होगा, तो एरिया निकाल लो, एरिया निकालो,
आगे एरिया आगे एरिया उन्नीस। देखो बेटा तुमसे 12 देखो एक बार समझो सर, ये डैश डैश का मतलब है कि चीज कहाँ से चली है, ऐसे चली तो ये ऐसे चली तो ये ऐसे और फिर ठीक है। तो यहाँ तो कोई एरिया ही नहीं है, अरे ये कुछ एरिया है नहीं, तो इसके द्वारा जो घेरा हुआ एरिया है वो ये है, यही एरिया तो है। अब देखो इस एरिया को तुम लगाओगे तो ये पहला बन गया रेक्टेंगल और दूसरा क्या बन गया, ट्रायंगल। सर रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ कितनी है देखो 2 और विड्थ कितनी है 7 में से 3 गए 4, तो 2 गुणा 4 कितना आ गया। अब सर जी ये ट्रायंगल का निकाल लो। ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस। बेस कितना है 12 में से 7 गया, 12 में से 7 गया 5। और बेटा हाइट कितनी है इसकी ये वाली 2, 2 से 2 कट गया कितना आया 19। किसका आ रहा है भाई, ये नहीं ले जाएगा ठीक है। अब बर्तन बेटा क्या हो गया, इसका तो क्या है 0 प्लस 8 और क्या हो गया आंसर आ गया 13 ठीक है। वो डैश डैश में वहाँ नहीं होता, जहाँ जहाँ डैश डैश होता है वो नहीं होता ठीक है। जो सीधी लाइन होगी देखो ये सीधी लाइन, ये देखो देखो ये सीधी लाइन दिख रही है, ये गया हुआ है। सही है कुछ नहीं कुछ नहीं। ये कर दो बच्चे जल्दी से। 1 से 5 के बीच पूछा है, देखो किसके बीच में ध्यान रखना, किसके बीच पूछा है 1 से 5 के, देखो 1 से 5 के बीच जल्दी से एरिया निकालो। आगे आंसर आ गया। 1 से 5 के बीच में एरिया निकालो। इसी का है आंसर। एक देखो, अगर आप लोग पढ़ोगे सबसे पहले तो देखो, पहला तरीका था ना, दूसरा तरीका देखना बेटा, जितना ये पॉजिटिव है उतना ये कैंसिल हो गए। इसका एरिया निकालूंगा, ये 10 ये 1, 10 एकम 10 एकम, आंसर कितना आ गया
सही है। अब दूसरा तरीका, ठीक है, दूसरा तरीका देखो सर, ये डॉट डॉट कर लिया, इसका निकालूंगा। बेस है 1 और लंबाई है 10, 10 एकम, बेस है 1, लंबाई है 20, 20 एकम। अब इसमें आ गए, देखो ऐसे तो चले हम लोग, ठीक है। बेस है 1 और लंबाई कितनी है -20, -20 एकम, -20। बेस है 4, 5 में से 4 गया 1, लंबाई है कितना आ गया 10 और 20 30, 30 में से 20 गया 10, 10 और 10 20, बस हो गया। सही है। कर लिया। बच्चों मेहनत करो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मेहनत करो। और बहुत मेहनत करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम लोग कतई ना पढ़ रहे हो, कोई ना पढ़ रहे हो कतई। खत्म करें इसको। तुम लोगों को एनएलएम के फार्मूला याद हैं सभी को? बोलो, आज मैं जवाब बताऊँ एनएलएम क्या होता है? एक क्या होता है एनएलएम? चलो ये अब देखो, बेटा फोर्स को और भी 2 तरीके से बांटा गया है। एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स, और एक होता है, आज आंसर क्लास है ना, ऑनलाइन आंसर क्लास है। कब तुम लोग में से आएंगे मेरी क्लास में, तुम लोग ये सब्जेक्ट डेली ऐसी पढ़ाता है, ऐसी याद मजा ले रहे होंगे। और ढंग से मैंने क्वेश्चंस करवाए। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बेटा ये फोर्स कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, एक है कंजर्वेटिव, एक है नॉन। संरक्षी बल, असंरक्षी बल, अब सही है? संरक्षी बल, असंरक्षी बल। अब हम इसकी बात करते हैं सर, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्स वो हैं जो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करते, सिर्फ डिपेंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट पर। जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा मेरे पास में एक पॉइंट मेरा ए है और दूसरा पॉइंट मेरा, अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चाहे मैं ऐसे ले जाऊं, चाहे मैं ऐसे ले जाऊं, चाहे मैं ऐसे ले जाऊं, किसी भी डायरेक्शन से ले जाऊं, हर कंडीशन में जो वर्क डन होगा तीनों कंडीशन में वो क्या होगा? सेम। वर्क डन सेम क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम। तो कंजर्वेटिव में जो मेरा वर्क डन होता है सारी कंडीशन में
सभी कंडीशन में सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये किस पर डिपेंड करता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन, एक प्रकार से डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या है? अगर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ये सीधे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया। अब देखो बच्चों, W1, W2, W3, मुझे बताओ सबसे लंबा पाथ किसने कवर किया है? W3 है। तो जिसका पाथ सबसे ज्यादा उसका वर्क डन भी सबसे ज्यादा, और सबसे कम पाथ किसका है? W2। W, तो ये किस पर डिपेंड करता है? डिस्टेंस पर। ये जो डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, ठीक है। ये दूरी पर डिपेंड करता है, और ये किस पर डिपेंड करता है? विस्थापन। अब मुझे बताओ, अगर किसी भी कोई भी चीज पर देखना, सर आपने कहा चलो ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है मेरा उस पर। एक बात सोचो, क्या कभी डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है? डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट तीनों हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, और क्या डिस्टेंस जीरो हो सकती है? हो सकती है। ये बोर्ड की जो कल और आज से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी इसने? जीरो। चलाई नहीं है, जब चलाई नहीं तो डिस्टेंस क्या है? जीरो है, ठीक है। तो डिस्टेंस या तो जीरो होगी या तो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव कभी नहीं होगी, नेगेटिव कभी नहीं होगी। अब संरक्षी और असंरक्षी बल में सर उदाहरण कौन कौन से, मतलब कौन कौन से बल होंगे इसके अंदर, कौन कौन से बल आते हैं? तो इसके अंदर जो बल आते हैं, बल फोर्स जो इसके अंदर आते हैं, सबसे पहले फोर्स आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगला क्या है? स्प्रिंग फोर्स। क्या है? स्प्रिंग फोर्स। ये सारे के सारे फोर्स मेरे कौन से हैं? कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है बेटा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में कौन कौन से हैं सर? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स देखो, अगर इसके एग्जाम्पल लूं, सबसे पहले फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स। दूसरा एयर रेजिस्टेंस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है। और लिखना चाहो तो विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स। बेटा एयर रेजिस्टेंस जानते हो, विस्कस जानते हो? अगर किसी भी चीज को पानी में डाल दो तो पानी उस पर ऊपर की ओर क्या लगाता है? फोर्स लगाता है, जो क्या होता है? विस्कस फोर्स। क्या होता है? F = 6 पाई ईटा RV। 6 पाई ईटा, पानी दो फोर्स लगाता है, एक बायंसी फोर्स और एक लगाता है विस्कस फोर्स। बायंसी फोर्स ρBg, 6 पाई ईटा RV। फ्लूइड में पढ़ेंगे हम, ठीक है, फ्लूइड में पढ़ेंगे। तो ये है, तो ये तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स और एयर रेजिस्टेंस फोर्स। और कौन सा? अब बताना मुझे। मैं ऐसे घूमा और खूब दूर घूम के आया और वापस यहीं आ गया, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। अच्छा, मैं यहाँ से घूमा, यहाँ आ गया, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो कि नहीं? जीरो, जीरो। कल से बता रहे हो तुम। अरे ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ लग रहा है? तो मैं चला किधर? आगे। एंगल क्या बन गया? क्या हो गया? कल से बता रहा नहीं बता? अच्छा, कल से बता रहा नहीं बता रहे थे, तो वो क्या हो गया? जीरो हो गया, ठीक है। तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स अगर मैं कहूँगा जीरो। अब देखो, मैं यहाँ पर था और मैं सरकते हुए यहाँ पर आ गया, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स,
मान लो d डिस्टेंस चला मैं, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स सबसे पहले याद रखना कि जितने भी ये फोर्स हैं सबके कारण वर्क डन हमेशा हमेशा माइनस होगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कब पैदा होगा? जब तुम चलोगे। अरे जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? या जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? अब बताना सर, अगर कोई भी चीज पानी में गिरती है तो पानी उस पर किधर फोर्स लगाएगा? ऊपर की ओर। वो चलेगी नीचे तभी तो ऊपर लगाएगा। अपोजिट डायरेक्शन हो रही है एयर रेजिस्टेंस। तुम हवा मोटरसाइकिल खींचे जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, तो एयर रेजिस्टेंस तुम पे किधर फोर्स लगाएगी? मोशन के कहाँ लगा रही है? अपोजिट। इसलिए सबसे पहले तो सर इन सब के कारण वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। भाई एंगल 180 हो गया और cos 180 की वैल्यू माइनस। बात समझ आ रही है? तो वर्क डन क्या होगा? पहले तो माइनस। अब सर जी अगर तुम सोचो ये बोतल ये पर मान लो टेबल रखी है, मैंने लगाओ फोर्स, किसका हाथ भी ले लो, मैं कहूँ बताओ वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, सबसे पहले नेगेटिव। सबसे पहले कितना? किसके कारण पूछा? फ्रिक्शन के कारण। तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा? फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन कितना होगा? म्यू एन। एन क्या होगा इसका? एन। और कितनी दूरी चला? डी। तो क्या हो गया सर जी? म्यू, ये फोर्स हो गया, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? और ये क्या हो गया? आंसर माइनस। शायद तुम cos 180 रख दो। cos 180 की वैल्यू क्या होती है? माइनस। सही है। अब मैं चाहे इसे धीरे चलाऊं चाहे तेज चलाऊं, मेरे फोर्स से मतलब सिर्फ कौन से फोर्स से मतलब था? जिसके कारण पूछा गया। जिसके कारण पूछा गया। बात समझ आ रही है? जिसके कारण पूछा गया बस उससे हमें मतलब है, बाकी दुनियादारी से हमको मतलब नहीं। ठीक है, तुम सब लोग यहाँ बैठे हो, कल को तुम मान लो फिर से यहीं बैठे हो, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स 0। क्या वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स पॉजिटिव होगा? नहीं, क्योंकि फोर्स क्या होगा? हमेशा नेगेटिव। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? नेगेटिव। किस पर डिपेंड करेगा? डिस्टेंस पर। किस पर डिपेंड करेगा? अब तुम बताइए, कतई जय क्वेश्चन है, फिर से बता रहा हूँ। तो देखिए ये जा बोतल, ये रखिए टेबल, सही है, ये रखिए टेबल, मास है m, फ्रिक्शन है म्यू, ऐसे d चलाई फिर d लगाओ, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव होगा। वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि बेटा किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पर। किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिस्टेंस कितनी चला? d और d कितनी हो गई? 2d। कितनी हो गई? तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया सर? 2d। फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg, फ्रिक्शन था इसलिए क्या आ गया? माइनस। ये हो गया आंसर। सही है। डिस्टेंस पर। अब बताना फिर से वही फ्रिक्शन और एक्शन मैंने सब दे दो। ठीक है। वर्क डन बाई ग्रेविटेशन फोर्स 0। क्यों? mg का है, इधर चला, इधर चला, तो एक तो एंगल 90, ऊपर से अगर ऐसे जाके वापिस यहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? और ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर डिपेंड करता है? डिस्प्लेसमेंट पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सही है। ठीक महाराज।